नमस्कार साथियों। आप लोगों के समक्ष फिर मैं मुखातिब हुआ हूँ वही पुराने बिंदु के साथ, जिसका नाम है संधि। हमारा प्रकरण चल रहा है संधि। संधि नामक बिंदु में हमने स्वर संधि पर बात की थी। स्वर संधि के 5 प्रकारों पर हमने क्या है विस्तार पूर्वक बातचीत की। उन 5 प्रकारों के अंतर्गत आने वाले जो सूत्र थे उन पर भी हमने क्या है विस्तार पूर्वक बात कर ली है। 11 स्वरों के साथ क्या है योग करवाया था। स्वर के साथ जब स्वर का योग होगा तो तब स्वर संधि होगी। स्वर संधि के प्रत्येक प्रकारों में जो आने वाले उदाहरण है उन पर हम आगे चलकर क्या विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। आज हमारा प्रकरण है व्यंजन संधि। मैंने ऊपर प्रकरण लिख दिया है व्यंजन संधि। जब स्वर के साथ स्वर का योग होगा तो स्वर संधि होगी। जब स्वर के साथ व्यंजन के साथ स्वर का या व्यंजन के साथ व्यंजन का योग होगा तब क्या है व्यंजन संधि होगी। देखो, जब स्वर के साथ स्वर का योग होगा तब क्या है स्वर के साथ स्वर का योग होगा। जब स्वर के साथ व्यंजन का जब व्यंजन का स्वर के साथ और व्यंजन का व्यंजन के साथ विसर्ग का स्वर के साथ और विसर्ग का व्यंजन के साथ। देखिए, यह योग एक दूसरे में होते हैं। स्वर के साथ स्वर का जब मिलन होगा या योग होगा उसको क्या कहेंगे हम स्वर संधि कहेंगे। हमने ये पिछली कक्षा में इस पर विस्तार पूर्वक बात की है। जब स्वर के साथ व्यंजन का योग होगा, जब व्यंजन के साथ स्वर का योग होगा, या जब व्यंजन और व्यंजन आपस में क्या है मिलाप करेंगे तब कौन सी संधि बनेगी? तब बनेगी व्यंजन संधि। और जब विसर्ग स्वर के साथ योग करे और विसर्ग जब व्यंजन के साथ एक बार योग करे, विसर्ग का जो चिन्ह है वो ये होता है, इसकी ध्वनि है के समान होती है। किसके समान होती है के समान होती है। देखो, विसर्ग के साथ जब स्वर का योग हो और जब विसर्ग के साथ व्यंजन का योग हो तब क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। हिंदी व्याकरण में संधि 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। हमने इस पर क्या है बात कर ली थी। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जब स्वर के साथ व्यंजन का योग हो, जब व्यंजन के साथ स्वर का योग हो और जब व्यंजन का व्यंजन के साथ योग हो, तो योग होने के बाद जो बदलाव होगा उसे क्या है व्यंजन संधि हम कहेंगे। मैं यहां लिख देता हूं कि जब स्वर के साथ व्यंजन स्वर के साथ व्यंजन व्यंजन के साथ स्वर का व्यंजन के साथ व्यंजन के योग होने पर जो बदलाव या विकार होगा, जो बदलाव या विकार होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। तो यह है इसकी परिभाषा व्यंजन संधि की। स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ व्यंजन के योग होने पर जो बदलाव या जो विकार होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
तो किसी अगर हम व्यंजन संधि की बात करें, स्वर संधि के तो 5 प्रकार होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि के हिंदी में किसी भी प्रकारों में बांटा नहीं गया है व्यंजन संधि को। संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में तो व्यंजन संधि के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि को किसी भी प्रकारों में बांटा नहीं गया है। हम व्यंजन संधि के लगभग 24 नियमों पर बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के नियम लगते हैं व्यंजन संधि में, तो वह कितने नियम है? कुल 24 नियम है। 24 नियमों पर क्या है, हम बातचीत करेंगे। 24 नियमों पर हमारी क्या बातचीत रहेगी। अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में कुछ पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है, उस पर भी क्या है थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एक शब्द है आदेश। पारिभाषिक शब्दावली की बात करें तो एक होगा आदेश, एक होता है आगम, और एक शब्द होता है लोप। आदेश, आगम, लोप, और एक होता है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव, संस्कृत में ये नाम चलता है प्रकृति भाव की संधि के नाम से। तो अगर हम आदेश की बात करें, किसी वर्ण को बदलकर उसकी जगह पर दूसरा वर्ण लिख देना। किसी वर्ण को बदलकर, आदेश की बात करें, किसी वर्ण को बदलकर उसकी जगह पर दूसरा वर्ण आता है तो उसको क्या है, आदेश कहते हैं। और आगम की बात करें अगर, तो आगम में नया वर्ण लिखना क्या है, नए वर्ण का लिखना। किसी दूसरे वर्ण के स्थान पर नया वर्ण लिख देना। नया वर्ण लिख देना क्या है, आगम होता है। नया वर्ण लिख देना, नया वर्ण लिख देना। और लोप में क्या होता है कि लोप में किसी भी वर्ण को हटा दिया जाता है। लोप में क्या है, किसी भी वर्ण को हटा देते हैं, लोप करना कहते हैं। और प्रकृति भाव की बात करें, प्रकृति भाव में न तो आदेश होता है कि न तो नया वर्ण आएगा, न तो कोई वर्ण बदला जाएगा, न नया वर्ण आएगा, यानी कि न आगम होगा, और न ही क्या है, लोप होता है। न ही लोप होता है, उसे क्या है, प्रकृति भाव की संधि कहते हैं। जैसे ये प्रकृति भाव की संधि विसर्ग में चलती है, विसर्ग संधि प्रकृति भाव के अंतर्गत आती है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा प्रातःकाल, प्रातःधन काल, और इसमें न तो लोप होगा, न आगम होएगा, और न ही क्या है, आदेश होगा। तो सीधा मैं शब्द बनता है प्रातःकाल। क्या बनता है, प्रातःकाल। यानी कि इस शब्द में न तो आदेश आया है, न आगम हुआ है, और न ही लोप हुआ है, तो शब्द सीधा ही बन गया प्रातःकाल। यानी कि दो पद है, प्रथम पद और द्वितीय पद, इन दोनों को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है प्रातःकाल। तो लोप की बात करें तो किसी भी वर्ण को हटा देते हैं हम, उसको, वह क्या है, लोप के अंतर्गत होगा। आगम में नया वर्ण लिख दिया जाएगा, और आदेश में किसी वर्ण को बदलकर हम क्या है, उसकी जगह पर दूसरा वर्ण लिखते हैं। तो यह 4 शब्द याद रखने योग्य हैं, आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। इसका जिक्र हम क्या है, व्यंजन संधि के अंतर्गत करेंगे। देखिए, अब पढ़ते हैं पहले नियम को। मैंने बताया था ना कि कुल 24 नियम हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के अंतर्गत कुल क्या है, 24 नियम। कुल 24 नियम का अध्ययन हम करेंगे। कुल 24 नियमों को क्या है, पढ़ेंगे। तो पहला जो नियम है, पहले नियम पर बात करते हैं। नियम संख्या प्रथम, पहला जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सघोष वर्णों का योग हो, मैं लिख देता हूं पहले, फिर बाद में क्या इस पर बातचीत करेंगे। यदि किसी
यदि किसी भी वर्ण के प्रथम वर्ण के साथ, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, प्रथम वर्ण के साथ सघोष, सघोष कहें, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सघोष वर्णों का योग हो, सघोष वर्णों का योग हो, सघोष वर्णों का क्या है, योग हो, तो वह अपने ही वर्ग के, तो वह अपने ही वर्ग के, तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तृतीय वर्ण में क्या है, बदल जाएगा। देखिए अब इस सघोष वर्णों की अगर हम बात करें, सघोष वर्ण क्या होते हैं, सघोष वर्ण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, उसके बाद य, र, ल, व, तीनों सकार, श, स और है, सभी स्वर किसके अंतर्गत आएंगे, क्या है, सघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं, सघोष वर्णों के अंतर्गत आएंगे। अब देखो इसमें से सिर्फ जो पांचवा अक्षर है, जो नासिकीय वर्ण है, उसको हम क्या छोड़ देंगे, ये अपवाद है इस नियम का। अब देखिए यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ अगर सघोष वर्णों का योग हो तो वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। इसमें तीसरा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीन अक्षर आते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें पांचवा हमने छोड़ना है। इस नियम में पांचवा वर्ण, जो पांचवा सघोष वर्ण है वर्ग का, उसको हम क्या है, छोड़ेंगे, और य, र, ल, व, श, स, है और सभी स्वर क्या है, आएंगे। देखो ये क्या होगा, अगर मैं सीधा लिख देता हूं, एक के साथ क्या है, सघोष का योग, सीधी सी बात में लिख देता हूं साधारण सी, और क्या है इसमें, पांचवा वर्ण छोड़कर, पांचवा वर्ण क्या है, छोड़कर लिखेंगे, तो एक किस में बदल जाएगा, पहला ये अपने ही वर्ग के तीसरे में, यानी अपने ही वर्ग के क्या है, तीसरे वर्ण में बदलेगा। क्या किस में बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, ग में, क्या किस में बदलेगा, क्या ग में बदल जाएगा। और च की बात करें, च किस में बदलेगा, ज में बदलेगा। किस में बदलेगा, ट बदले जाएगा ड में। तय किस में बदलेगा, तय बदलेगा द में। और पै किस में बदलेगा, बै में। और अगले वर्ण की, अगले स्वर की इन वर्णों पर क्या है, मात्रा लग जाएगी, इन वर्णों पर मात्रा लगा देंगे। बात आई समझ में, मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सघोष वर्णों का योग हो, सघोष वर्ण क्या होते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा को छोड़ना है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। अगर पांचवा न हो तो य, र, ल, व, श, स, है, सघोष है, सभी स्वर सघोष है।
तो क्या है, ये अपने ही वर्ग के कै वाला वर्ग है वो किस में बदलेगा, तीसरे में, मैंने कहा ना तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के क्या है, तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। का किस में बदलेगा, ग में। च किस में बदलेगा, ज में। त किस में बदलेगा, ड में। त किस में बदलेगा, द में। प किस में बदलेगा, ब में। देखो क ख ग घ, पहला वर्ग ये है, पहला वर्ग इसका पहला दूसरा तीसरा, तीसरा अक्षर क्या है, ये रहा, ये किस में बदलेगा, क ग में बदलेगा। ऐसे ही च वाली लाइन आएगी, च वाले वर्ग आएगा, ठीक है। और इसमें से पांचवा अक्षर छोड़ना है हमने, ये जो पांच वर्ण आएंगे ना इधर नीचे वाले, जिसको हम अनुस्वार, जिसको हम नासिक के वर्ण बोलते, इनको हमने क्या है, छोड़ना है इसमें, ये अपने ही तीसरे में बदलेंगे, ठीक है। और तीसरे में बदलने के बाद दूसरे पद में जो स्वर है उसकी क्या है, इस वर्ण में, अगले वाले वर्ण में क्या है, मात्रा लगा देंगे। अब देखो एक शब्द है, मैं उदाहरण लेता हूं, शब्द है दिख धन अंबर, दिख धन अंबर। अब दिख का क्या बनेगा, दे का दे दी लिख दिया, और उसके बाद क्या है, क्या की जगह पर क्या आ जाएगा, क्या की जगह पर देखिए, क्या की जगह पर क्या आएगा, गे आएगा, और उसके बाद आगे क्या है, अंबर। हम क्या जोड़ेंगे, सब तो जोड़ दें, दिख, ये आधा है, और आधा अगर होगा तो उसके बाद ए के साथ जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा दिगंबर। क्या है, ये ए इसमें मिल जाएगा और तब शब्द बन जाएगा दिगंबर। समझाई। जैसे शब्द है वाक धन ईश, क्या है, वाक धन ईश। अब देखो वा का वा लिखा, और कै का क्या बनेगा, कै बना, शब्द गै, इसकी ई की मात्रा क्या है, गै में लग जाएगी, तो शब्द बना वागीश। ये कै किस में बदल गया, ये अपने तीसरे अक्षर में बदल गया है। समझ आ रही है ना बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। वणिक वर्ग, वणिक वणिक धन वर्ग शब्द। देखो अब वै री और कै क्या है, कै अपने ही वर्ण के तीसरे अक्षर में बदलेगा, तो क्या बनेगा, वणिक वर्ग। तो संधि क्या बनेगी, संधि विच्छेद तो ये रहा, वर्णिक वर्ग, और अपने ही क्या है, ये क्या तीसरे अक्षर में बदलेगा अपने ही वर्ग के, तो शब्द बना वर्णिक वर्ग। क्या ये सारा का सारा पहला नियम चलेगा। फिर मैं पढ़ देता हूं नियम कि यदि किसी भी वर्ग के, सीधी सी बात है कि पहला किसमें बदलेगा, पहला बदलेगा तीसरे में। कैसे बदलेगा, अगर पहले के साथ सघोष वर्ण हो, सिर्फ पांचवें को छोड़कर वर्ग के, स्पर्शी वर्णों का जो पांचवा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, उसको छोड़कर सारे के सारे सघोष वर्ण हो पहले वर्ण के बाद, तो क्या है, वह अपने ही वर्ण के तीसरे में बदल जाएंगे। तो ये हमने पहला नियम पढ़ लिया है। अब बात करते हैं दूसरे नियम पर। देखो दूसरा नियम सबसे आसान है, इसमें पहला तीसरे में बदलता है, दूसरा नियम पहला पांचवें में बदल जाएगा। नियम नंबर दूसरा, नियम संख्या दूसरा, एक का पांचवा बदलना, पांचवा, एक का पांचवा कैसे बनेगा, यानी कि पहला वर्ण पांचवें अक्षर में कैसे तब्दील होगा, कि यदि वर्ग के प्रथम अक्षर, मैं लिख देता हूं, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के कै च कै कै और पै, ये वर्ग के प्रथम अक्षर है, कै च ट तै पै, कै च ट तै पै के साथ किसी भी नासिक के किसके वर्ण का योग हो, किसी भी नासिक के
वर्ण का योग हो तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। देखो हमने यहाँ पर पांचवा अक्षर छोड़ा था। हमने क्या छोड़ा था? सघोष व्यंजनों में पांचवा अक्षर क्या है? छोड़ दिया था। पहले नियम है, पहला नियम एक का 3 बना था, अब इसमें एक का पांचवा बनेगा। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, के साथ किसी भी नासिक के वर्ण का योग हो, नासिक के वर्ण का योग हो, तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें में या पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। कोई भी नासिक के वर्ण है। वर्ण की बात करें तो नासिक के अन्न, न और मैं, ये है नासिक के वर्ण। अगर किसी भी नासिक के वर्ण का योग हो तो क्या है? वह अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाए। दिक धन मंडल क्या शब्द है? दिक धन मंडल। अब देखो वर्ग का पहला अक्षर क्या है? कै है। मैं यहाँ पर संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद हो गया है, ये विग्रह हुआ, इसकी संधि बनाता हूं। दी का द बन गया और कै का क्या है? इसमें पांचवा अक्षर कौन सा हुआ है? कै का पांचवा ये है। उसके बाद क्या आया? मंडल आएगा, तो शब्द बना दिक मंडल। क्या है? दिक मंडल। ठीक है, शब्द बन रहा है ऐसे करके। और आगे एक शब्द आता है दिक धन नाद। क्या शब्द आता है? दिक धन नाद। अब देखो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा दी, क्या का पांचवा क्या हुआ, और उसके बाद शब्द बनाएगा दिक नाद। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? एक का पांचवा यानी कै चा टा ता पै, इसका क्या है? के साथ किसी भी नासिक के वर्ण का योग हो तो कै अपने ही वर्ण का जो पांचवा अक्षर उसमें बदलेगा, च अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदलेगा, तय अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा, तय अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा, पै अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। शर्त क्या है? शर्त इतनी ही है कि पद का जो दूसरा वर्ण है, जो उत्तर पद है या द्वितीय पद है, वह क्या? उसका प्रथम वर्ण नासिक के वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नासिक के वर्ण होना चाहिए। ये तो था दूसरा नियम। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। नियम संख्या तीसरा, नियम के साथ किसी भी वर्गीय व्यंजन का योग हो तो मैं के स्थान पर उस वर्ग का पांचवा अक्षर या वर्ण क्या है? प्रयुक्त होगा। पांचवा अक्षर प्रयुक्त होगा। अब देखो मैंने एक शब्द लिखा संधि, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो शब्द क्या बना? समधन। अब देखो सम स का स रखा यहाँ पर, मैं के बाद दूसरा पद का प्रथम वर्ण कौन सा है? द का पांचवा अक्षर क्या हुआ? न। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैं के स्थान पर न शब्द प्रयुक्त होगा और शब्द बन गया संधि। ठीक है, बात समझ रहे हो ना आप? तो ये है हमारा तीसरा नियम। इस नियम का जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया था। मैं या अनुस्वार का नियम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं या अनुस्वार का नियम। अब अनुस्वार का नियम को कहते हैं या तो उस दूसरे वर्ग का पांचवा अक्षर लिखो, या इसके स्थान पर क्या है? हम क्या लिखें? ये वाला अनुस्वार लिखें। संधि या फिर हम ऐसे संधि बना सकते हैं। वैकल्पिक तौर पर हमें दो में से एक को चुनना होगा, या तो अनुस्वार लिखना होगा या उस वर्ग का क्या पांचवा अक्षर हमें लिखना होगा।
लिखते हैं नियम नंबर चौथा। नियम संख्या क्या है? चौथा। नियम संख्या चौथा, नियम है चौथा। चौथे नियम में क्या है? चौथे नियम में मैं के साथ यदि य र ल व श स है मेल होने पर मैं के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग होगा। एक शब्द जैसे सम धन योग, क्या बना? संयोग या संरचना या फिर संलग्न शब्द है। देखो मैं के साथ, मैं वर्ण के साथ, मैं वर्ण के साथ यदि य र ल व, य र ल व श स थ इत्यादि का योग हो, इत्यादि का योग हो तो मैं के स्थान पर, मैं के स्थान पर क्या है? अनुस्वार का, अनुस्वार का प्रयोग होगा। अब अनुस्वार का प्रयोग कैसे होगा? देखना क्या लिखा है? संरचना। तो शब्द क्या बना? समधन रचना। प्रथम पद में क्या है? प्रथम पद में स है और मैं आधा है। मैंने कहा है मैं के वर्ण, मैं वर्ण के साथ यदि किसका योग होगा? य र ल व श स है, र आएगा। यहां पर क्या आ गया? र। उसके बाद क्या है? स का स लिखा हमने, मैं के स्थान पर क्या है? ये तो किया और र आया। संरचना। ऐसे ही शब्द संलग्न शब्द, इसको टुकड़े करेंगे तो क्या बने? समधन लगन। मैं के स्थान पर क्या प्रयुक्त करेंगे? अनुस्वार, आगे है से, उसके बाद ल, उसके बाद सबको जोड़ देंगे तो शब्द बना संलग्न। ये है हमारा नियम संख्या चौथा। और आगे है पांचवें नियम पर बात करते हैं। यदि तय या दय के साथ च या छ के मेल, नियम संख्या पांचवा क्या कहते हैं? यदि तय या दय के साथ, यदि तय या दय के साथ च या छ का, छ के योग, च या छ के, तय या दय के साथ च या छ के योग होने पर, तय या दय के स्थान पर, तय या दय के स्थान पर तय या दय के स्थान पर च बन जाएगा। क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। कैसे बनेगा? मैंने आप लोगों को भी बता रहा हूं। यदि तय या दय के साथ है, तय या दय के साथ च या छ के योग होने पर तय या दय के स्थान पर क्या बनेगा? च बन जाएगा। क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। देखो एक शब्द है उत्धन चारण, उत्धन चारण। अब देखो ऊ का ऊ लिखा, तय का, तय या दय के साथ च या छ। अब तय या दय के साथ क्या है? च है। तय की जगह पर क्या हुआ? च आया। उसके बाद क्या आगे? चारण है। इसको इकट्ठा लिखेंगे तो शब्द बना वो चारण। समझा रही है बात मैं क्या कहता हूं? एक है शब्द शरत चंदन, शरत धन चंदन, तय आया है। अब श लिखा, र आ गया। तय की जगह पर क्या है? तय के बाद क्या है? च। इसकी जगह पर क्या है? च आ गया। और आगे क्या है? चंदन। तो शब्द बना शर चंदन। समझ आई बात?
और अब पढ़ते हैं नियम हम छठे। नियम संख्या 6। अब छठे नियम में क्या है? छठे नियम में क्या है? तय या दय? तय या दय के स्थान पर, तय या दे के साथ, तय या दे के साथ जय या झय का प्रयोग हो। जय या झय के मेल होने पर, तय या दय के साथ जय, जय या झय के मेल होने पर, मेल होने पर क्या है? मेल होने पर, तय या दय के स्थान पर, तय या दय के स्थान पर, यहाँ पर क्या है? जय बन जाएगा। वहां क्या बना था? वहां जय बना था, यहाँ क्या बनेगा? जय बनेगा। देखो क्या है, हम लिखते हैं सज्जन, तो इसका छंदी विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? जन। नियम क्या कहता है? तय के बाद, यानी कि तय के बाद क्या आना चाहिए? जय या जय आना चाहिए। तो क्या शब्द बनेगा? सत्य। इसकी जगह पर जय आ गया, आगे जय है, तो शब्द बन गया सज्जन। हमारे वही वाला जो रूप है हमें प्राप्त हो चुका है। एक शब्द है वृत्त धन झंकार। वृत्त धन झंकार। अब देखो, वृत्त तय के बाद क्या है? दूसरे वर्ण में जय है, तो क्या है? मैंने लिखा था जय, जय आएगा तो क्या बनेगा? वृत्त। तय की जगह पर क्या आएगा? जय आएगा, आगे क्या आएगा? जय आएगा, तो शब्द बना वृत्त झंकार। ठीक है। देखो एक शब्द है जगत धन जीवन। क्या बनेगा? जगत। तय के स्थान पर क्या आ जाएगा? इधर देखिए, आगे क्या है? जीवन है, तो तय के स्थान पर क्या है? जय बनेगा, तो शब्द बनेगा जग जीवन। जग जीवन। ऐसे क्या है? हमने 6 नियम पढ़ लिए हैं। तो बाकी जो बचे नियम है हमारे पास, कुल हम पढ़ेंगे 24 नियम। कितने पढ़ने हैं हमें? 24 नियमों का अध्ययन करना है। तो हमने 6 नियम जो मुख्य मुख्य थे, या हम कहें जो आसान नियम थे, हमने वो पढ़ लिए हैं। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।